हालांकि उसके नोट्स बाकी हैं, तो आपको कोई डाउट ना हो तो मैं नोट्स लिख दूं फटाफट। जावा में कोड कंपाइल करने के स्टेप्स और उनमें ध्यान रखने वाली बातें। करेक्ट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था हाउ डू वी कंपाइल अ प्रोग्राम इन जावा। जावा में किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और जब कंपाइल करते हैं तब क्या क्या होता है। हाउ डू वी कंपाइल अ प्रोग्राम इन जावा। तो जहां तक जावा में प्रोग्राम कंपाइल करने की बात है, मैंने आपसे कहा था जावा में प्रोग्राम कंपाइल करने का जो सिंटेक्स होता है दैट इज जावा सी फॉलोड बाय नेम ऑफ द प्रोग्राम। ये मैंने आपको समझा दिया था। सैंपल के तौर पे अपन ने माना था कि अगर हमारे प्रोग्राम का नाम टेस्ट डॉट जावा है, अगर हमारे प्रोग्राम का नाम टेस्ट डॉट जावा है तो फिर इसे कंपाइल करने का तरीका था जावा सी फॉलोड बाय टेस्ट डॉट जावा। अब आपने अगर लास्ट लेक्चर मिस नहीं करा है तो आप मुझे बताइए, जब भी जावा में आप कोड कंपाइल करते हैं तो जावा इंटरनली क्या क्या करती है। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। व्हाट ऑल थिंग्स जावा डज व्हेनेवर यू कंपाइल अ कोड इन जावा। हमारा अगला क्वेश्चन यही है, ये आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी कंपाइल अ जावा प्रोग्राम। वेरी गुड, बिल्कुल सही। कंपाइलर हमारे कोड को डॉट क्लास फाइल में, बाइट कोड फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ जरूरी पॉइंट्स हम लिख लें। whenever we compile a java program, whenever we compile a java program, the compiler takes following actions। ठीक, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, इट कन्वर्ट्स, ऑफ कोर्स कन्वर्ट करने से पहले सिंटेक्स चेक करता है वो आपके पूरे कोड का। आफ्टर चेकिंग द सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्राम, if the compiler finds everything to be okay, if the compiler finds everything to be okay, then it converts our program to bytecode। ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आपके प्रोग्राम के सिंटेक्स को चेक करने के बाद कंपाइलर आपके प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। सेकंड पॉइंट, these byte codes are saved सेपरेट फाइल में, यस और नो। बाइट कोड के लिए कंपाइलर एक सेपरेट फाइल बनाता है, यस। तो these byte codes are saved into a separate file which has the extension, आप बताएं जो फाइल कंपाइलर बनाता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। वेरी गुड, which has the extension dot class, which has the extension dot class। very good। और इन फाइलों का नाम क्या होता है। the name of these bytecode files, the name of these bytecode files is same as the name of the, very good, class defined by the programmer। एज अ प्रोग्रामर आपने जो क्लास बनाई है, जो आपने अपनी क्लास का नाम रखा है, एग्जैक्टली उसी नाम की बनेगी बाइट कोड फाइल। चौथा पॉइंट, जो नंबर ऑफ बाइट कोड फाइल्स जनरेट होती हैं वो कितनी होती हैं। पॉइंट नंबर 4, जल्दी बोलिए, नंबर ऑफ बाइट कोड फाइल्स कितनी जनरेट होती हैं। उतनी होती हैं जितनी आपने क्लासेस बनाई हैं। number of byte code files generated by the compiler is always equal
to the number of classes defined by the programmer in the .java फाइल। आपने अपनी .java फाइल में खुद जितनी क्लासेस बनाई हैं, राइट, उतने कंपाइलर बनाएगा बाइट कोड फाइल्स। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में कितनी क्लासेस बनी थी? इन आवर कोड वी हैड हाउ मेनी क्लासेस? वेरी गुड, वन। इन आवर कोड वी हैव ओनली वन क्लास। क्या नाम है उस क्लास का? हमने उस क्लास का नाम रखा हुआ है टेस्ट। सो द नेम ऑफ आवर बाइट कोड फाइल, द नेम ऑफ आवर बाइट कोड फाइल विल बी टेस्ट डॉट क्लास। हमारे लिए कंपाइलर बस एक बाइट कोड फाइल बनाएगा और उस एक बाइट कोड फाइल का नाम कंपाइलर की तरफ से रखा जाएगा टेस्ट डॉट क्लास, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर टेस्ट नाम की बस एक क्लास है। अब यहां आता है एक और कॉमन सा डाउट, क्या स्ट्रिंग और सिस्टम क्लासेस नहीं है? क्या स्ट्रिंग और सिस्टम क्लासेस नहीं है? तो जवाब है बिल्कुल है, 100% है। लेकिन स्ट्रिंग और सिस्टम आपकी बनाई गई क्लासेस नहीं है। ये क्लासेस किसने बनाई है? जावा ने। इनके बाइट कोड्स ऑलरेडी बन चुके हैं, इनके बाइट कोड्स ऑलरेडी जावा में प्रेजेंट हैं। कहाँ प्रेजेंट हैं वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, पैकेजेस में प्रेजेंट हैं। कौन से पैकेज में प्रेजेंट हैं स्ट्रिंग और सिस्टम के बाइट कोड? तो स्ट्रिंग और सिस्टम के बाइट कोड प्रेजेंट हैं जावा डॉट लैंग पैकेज में। इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हमारे प्रोग्राम में तो स्ट्रिंग और सिस्टम क्लास भी थी, उसके बाइट कोड क्यों नहीं बने? वो आपकी क्लासेस नहीं है, दे आर प्री डिफाइंड क्लासेस। और कंपाइलर आपकी बनाई गई क्लासेस के ही बाइट कोड्स बनाता है। यस आयुष, कंपाइलर बाइट कोड प्रोग्रामर डिफाइंड क्लासेस के बनाता है, राइट? इसलिए मैंने यहां अच्छे से लिखा है, पढ़िए ध्यान से, नंबर ऑफ क्लासेस डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। ये लाइन क्लियर है? मैंने ये नहीं बोला है नंबर ऑफ क्लासेस प्रेजेंट इन योर प्रोग्राम, मैंने कहा है नंबर ऑफ क्लासेस डिफाइंड बाय प्रोग्रामर। और हम अपने प्रोग्राम में एक ही क्लास बना रहे थे टेस्ट, तो हमारे उस प्रोग्राम का एक ही डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, टेस्ट डॉट क्लास। यहां तक क्लियर? चेंज करूं, आगे बढ़े? ये थी लास्ट लेक्चर की थ्योरी। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप, फिर आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। और लास्ट स्टेप है जावा प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। हाउ आर वी गोइंग टू एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम? तो जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, टू एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम वी यूज द जावा कमांड। जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए जो कमांड आप यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड एज जावा। ठीक है, कहां यूज करते हैं? ऑफ कोर्स कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज करते हैं। ठीक, और यूज करने का सिंटेक्स क्या होता है? यूज करने का सिंटेक्स होता है, आप लिखेंगे जावा जावा के बाद नेम ऑफ द क्लास कंटेनिंग, ध्यान दीजिएगा, कंटेनिंग द मेन मेथड, कंटेनिंग द मेन मेथड। जावा, जावा के बाद उस क्लास का नाम जिसमें आपने मेन बना रखा हो। तो आपको याद होगा एक प्रोग्राम में बहुत सारी क्लासेस हो सकती है, लेकिन उनमें से रन आपका प्रोग्राम उस क्लास से होगा जिस क्लास में आपने मेन रखा होगा। हमारे एग्जाम्पल में अगर आपको याद हो तो हमने मेन कौन सी क्लास में रखा था? हमने मेन टेस्ट क्लास में रखा था। तो हम लिखेंगे जावा टेस्ट। टी छोटा नहीं है, टी कैपिटल है। अगर टी छोटा कर दिया आपने, कोड थ्रो कर देगा एरर्स रन टाइम पे। रिमेंबर दिस, जावा केस सेंसिटिव है क्लास के नाम को लेकर। तो हमने हमारी टेस्ट क्लास का टी कैपिटल रखा था, तो हम लिखेंगे जावा टेस्ट। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, ये जो मैंने इतना लंबा वर्ड यूज करा है आपके सामने कि हम जावा लिखने के बाद उस क्लास का नाम लिखते हैं जिसमें मेन मेथड होता है, इसे जावा की दुनिया में लोग शॉर्ट में मेन क्लास बुलाते हैं, राइट? मेन क्लास का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्लास का नाम मेन है, राइट? मेन क्लास का मतलब है द क्लास विच हैज मेन मेथड, उसको बोलते हैं जावा में मेन क्लास। ओके, सिर्फ बोलते हैं, इसका नाम मेन नहीं है, ये भी याद रखना।
Okay, so the class which has main method is popularly called as main class. तो आप बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी बुक्स में देखेंगे प्रोग्राम रन करने के लिए वो लोग बोलेंगे जावा और मेन क्लास। स्टूडेंट सोचते हैं मेन क्लास नाम की क्लास बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं है। मेन क्लास उस क्लास का निक नेम है जिस क्लास के अंदर आपने मेन मेथड को डिफाइन करा है। तो ये हमारी मेन क्लास है। यस, दिस इज आवर मेन क्लास, क्योंकि इसमें हमने मेन मेथड रखा था। ठीक, ये थी थ्योरी। अब आपको इस थ्योरी में कोई डाउट ना हो तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट। स्टार्ट करें। सारे सवालों के जवाब अब आपको प्रैक्टिकल में ही मिलेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो थ्योरी में आपसे मैंने अभी तक शेयर नहीं की हैं, क्योंकि उन बातों की रेलेवेंस प्रैक्टिकल में ही समझ आती है। स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहली चीज, फिलहाल आपको याद होगा हम प्रोग्रामिंग नोटपैड में कर रहे हैं, करेक्ट? आईडी में नहीं कर रहे हैं। तो हम नोटपैड ओपन कैसे करेंगे, इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। याद रखिएगा, आप नोटपैड को डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे, ऐसे क्लिक करके ओपन नहीं कर देना है नोटपैड को। फिर कैसे करना है? तो अगर आप जावा में कोडिंग करने के लिए नोटपैड ओपन कर रहे हैं तो आप इसे राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करेंगे। आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर ऐसा क्यों? क्या जावा ऐसा कहती है करने को? नहीं, ऐसा जावा नहीं कहती है। ऐसा हम विंडोज के कारण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा विंडोज के कारण? आपको याद होगा हम अपना प्रोग्राम कहाँ सेव करने वाले हैं? हम अपना प्रोग्राम कहाँ सेव करने वाले हैं? बिन में। उल्टा चलिएगा मेरे साथ। बिन किसके अंदर है? जेडीके के अंदर है। जेडीके किसके अंदर है? जावा के अंदर है। जावा किसके अंदर है? प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है। प्रोग्राम फाइल कौन सी ड्राइव का फोल्डर होता है विंडोज में? सी ड्राइव का। और आप सबको पता होगा, विंडोज आप बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, विंडोज की सी ड्राइव एक प्रोटेक्टेड ड्राइव होती है, वहां ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, इसलिए विंडोज सी ड्राइव के अधिकतर फोल्डर्स को लॉक रखती है। आपको उन फोल्डर्स में कोई फाइल सेव करने की परमिशन तभी मिलती है जब आप एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज के साथ विंडोज को लॉग इन करें। तो या तो आप एडमिन अकाउंट बनाए विंडोज में, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, या फिर शॉर्टकट तरीका है, आप अगर कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हो तो नोटपैड को खोलें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से। अगर आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं खोला तो क्या होगा? तो आप जब प्रोग्राम लिखने के बाद उसे सेव करने जाएंगे बिन में, तो वहां पर आपको एक मैसेज मिलेगा, एक्सेस डिनाइड। आगे लिखा हुआ मिलेगा, यू डू नॉट हैव परमिशन टू सेव फाइल इन दिस लोकेशन। आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर से आपको नोटपैड ओपन करना पड़ेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से, तभी आप बिन फोल्डर में फाइल सेव कर पाएंगे। सो डू रिमेंबर, जब जब जावा में आप बिन फोल्डर में कोड सेव करेंगे, ज्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिन करेंगे आप ये काम, तब तब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ही करेंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपसे परमिशन मांगी जाएगी, परमिशन दे दीजिएगा यस करके। मैक में ऐसा कोई इशू नहीं है। मैक में आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मैक में तो वैसे भी आप सूडो से करेंगे ना, राइट? हाँ, टेक्स्ट एडिट से करिएगा और सूडो कमांड से करेंगे आप सारे काम, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ विंडोज का इशू है। अब यहां पर आने के बाद आपका पहला स्टेप होगा, जैसा अपन लोगों ने पढ़ा क्लास टेस्ट, अंदर आप लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन followed by string square bracket args followed by curly braces, within curly braces your message system.out.println followed by hello user। पब्लिक क्लास प्रदीप बहुत आगे की बात है, वो मैं आपको समझाऊंगा जब हम पैकेज नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, है ना? अभी बहुत जल्दी है समझना कि जावा में क्लास और पब्लिक क्लास में क्या फर्क होता है। थोड़ा सा वेट करिए, पैकेज चैप्टर आने दीजिए, अपन डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बस क्लास बनाइए। पब्लिक क्लास बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल क्लास बनाइए। जब पता ही नहीं है पब्लिक पब्लिक क्लास क्यों लिख रहे हैं, तो पब्लिक क्लास मत बनाइएगा। चलिए, ये आपने अपना प्रोग्राम लिख लिया। अब दूसरी जरूरी बात सुनिए, ये बात भी मैंने आपको थ्योरी में नहीं समझाई है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। अब इस कोड को सेव करेंगे अपन, यस और नो? करेंगे। कहां करेंगे? बिन में जाकर करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, आपको क्या ख्याल रखना है।
आपने सेव पे क्लिक करा, आप लोकेट करिए अपने कंप्यूटर में जेडीके के बिन को। आपको याद होगा जेडीके का बिन सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में जेडीके 14, आप लोगों का जेडीके 15 होगा, ध्यान रखिएगा। जेडीके 14 या 15 में बिन में जाना है। यहां आने के बाद अब आपको अपने प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करते वक्त याद रखिएगा आपको फाइल का नाम डबल कोट्स में देना है। सुना आपने ध्यान से? फाइल का नाम डबल कोट्स में देना है। अगर आपको लग रहा है क्यों डबल कोट्स में क्यों देना है, तो नोटपैड की आदत होती है वो किसी भी फाइल के एंड में अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लगा देता है। कौन सा गेस करिए? वेरी गुड, डॉट टीएक्सटी। क्योंकि नोटपैड एंड में डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन लगा देता है, नोटिस करिएगा। तो आपके प्रोग्राम का पूरा नाम क्या पड़ जाएगा? आपके प्रोग्राम का पूरा नाम पड़ जाएगा टेस्ट डॉट जावा डॉट टीएक्सटी, और कंपाइलर दे देगा एरर जब आप उसे करेंगे कंपाइल। इससे बचने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका, नोटपैड में आपको सेव एज टाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहां बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या तो आप इसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह चेंज करके ऑल फाइल्स कर दें, लाइक दिस। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो मैं फॉलो करता हूं, आप वो कर लीजिए, और वो है आपको कुछ चेंज नहीं करना। बस जब प्रोग्राम सेव करें तो डबल कोट्स में आप अपने प्रोग्राम का नाम लिखें। तो मैं डबल कोट्स में पूरा लिखूंगा टेस्ट डॉट जावा, और याद रखिएगा डबल कोट, सिंगल कोट नहीं। तो अपने नाम दिया टेस्ट डॉट जावा, सेव कर दिया। मुझे इसलिए मैसेज मिल रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट डॉट जावा नाम का पहले से कोई प्रोग्राम है। आपका ये फर्स्ट कोड होगा तो आपको ये वाला मैसेज नहीं मिलेगा। मैं फिलहाल इसको यस कर रहा हूं, तो ये प्रोग्राम मेरा प्रॉपरली बिन फोल्डर में जाकर सेव हो गया है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं ये कोड कहाँ सेव्ड है। ये कोड सी ड्राइव के अंदर जाकर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाकर, जावा में जाकर, जेडीके समथिंग 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 जो मेरे लिए 14 है, इसके बिन में जाकर हमने सेव करा है। यस प्रदीप, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं आपको दूसरे नाम से सेव करके भी चला के दिखाऊंगा अभी। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम रखें, बट जनरली लोग ऐसा प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं प्रेफर, वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से अब। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को आपने सेव कर लिया। ठीक है, अब आ जाइए आप कमांड प्रॉम्प्ट पे, ध्यान से देखिएगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट भी याद रखिएगा वैसे ही ओपन होना है जैसे आपने नोटपैड ओपन करा था। मतलब कैसे? मतलब राइट क्लिक और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें भी आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो आपका कोड कंपाइल होते टाइम भी एरर्स देगा। इसलिए मेक श्योर आप नोटपैड भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करें, और आप कमांड प्रॉम्प्ट विंडो भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करें। अब इस समय हम कहाँ हैं? इस समय हम सिस्टम 32 फोल्डर में हैं। हमारा प्रोग्राम कहाँ पर है? जल्दी जल्दी बोलिए। हमारा प्रोग्राम जेडीके के बिन में है। तो अब हमें यहां से जेडीके के बिन में जाना पड़ेगा। वो कैसे जाएंगे? उसके लिए बिल्कुल जैसे आपने फर्स्ट डे वर्जन चेक करना सीखा था, वैसे ही आपको करना है। सी ड्राइव में गए, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, जावा 14 बिन, यहां तक गए। इस पूरी लोकेशन को आप कॉपी करेंगे। तो ये आपने कॉपी कर लिया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे आप। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद याद से सीडी लिखेंगे। सीडी का फुल फॉर्म बताइए। सीडी का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। सीडी लिखेंगे। सीडी लिखने के बाद इस पाथ को आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सीडी लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आ जाएगी एरर। मैंने पहले भी बताया था, सीडी उसके बाद स्पेस भी आनी है। ये स्पेस भी इंपॉर्टेंट है, लेट मी मार्क इट। दिस स्पेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। राइट, बिना स्पेस के आपको नहीं लिखना है। उसके बाद फिर आपको लिखना है ये पूरा पाथ, जिसको आपको टाइप नहीं करना है, सीधे पेस्ट कर दीजिए। ये लिखने के बाद एंटर स्ट्राइक करिए। आपकी लोकेशन अब चेंज होकर बिन हो गई होगी। नाउ यू आर इनसाइड जेडीके's बिन फोल्डर। अब क्या करना है? अब वही करना है जो आपने लास्ट लेक्चर में सीखा और आज रिवाइज करा। कौन सा वाला स्टेप आएगा? अब आएगा ये वाला स्टेप।
Now you are into bin folder. You now have to compile the code. So the command to compile is javac followed by test.java. Now you have to write down this command. Okay, so let's go back to the command prompt folder. The command will be javac followed by spacebar and test.java. ये लिखकर जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा और आपके प्रोग्राम का बन जाएगा बाइट कोड। राइट, ये आपके कोड का बाइट कोड बन गया। अगर आपको लग रहा है सर प्रोग्राम में एरर नहीं है, ये कैसे पता लगेगा, तो जावा का कंपाइलर एरर नहीं होने पर कोई मैसेज नहीं देता है, लेकिन एरर होने पर ढेर सारे एरर मैसेजेस आपके स्क्रीन पे आते हैं। आप सी की तरह इसको सक्सेस करके मत देखिएगा। सी में आपने देखा होगा प्रोग्राम कंपाइल होता है बिना एरर के तो सक्सेस वगैरह आता है, बट वो आईडी के कारण होता है। यस विकास, अभी मैं बाइट कोड दिखा रहा हूं आपको, वो आईडी के कारण होता है। यहां पर अगर आपको दोबारा प्रॉम्प्ट मिल रहा है बिना किसी एरर के, तो आप मान लीजिएगा आपका प्रोग्राम सिंटेक्स एरर फ्री है। तो क्या अभी मेरे प्रोग्राम के अंदर किसी तरह की कोई एरर नहीं है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। यस, अभी मेरा कोड बिल्कुल परफेक्ट है। अब विकास ने कहा है क्या हम बाइट कोड देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं विकास। अब यहाँ सर्च करिए, आपको टेस्ट के नाम से दो चीजें मिलनी चाहिए। एक मिलनी चाहिए टेस्ट डॉट जावा और एक मिलनी चाहिए टेस्ट डॉट क्लास। आई होप आप देख पा रहे होंगे, दोनों नजर आ रही हैं यहाँ पर, देख पा रहे हैं? ये रहा आपका बाइट कोड और डॉट जावा दोनों फाइल्स। ये जो नीचे वाली फाइल आप देख रहे हैं ये आपकी जावा फाइल है, और वो जो ऊपर वाली फाइल आप देख रहे हैं टेस्ट डॉट क्लास, ये आपकी बाइट कोड फाइल है। ठीक है, इनकेस आपको लग रहा है सर हम इसे ओपन करके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। करिए इसको सेलेक्ट और कीजिए इसको ओपन, आप जिस भी सॉफ्टवेयर से इसको ओपन करना चाहते हैं। मैं इसे ओपन करना चाहता हूं नोटपैड प्लस प्लस से। चेक करिए, ये हमारी बाइट कोड फाइल है। अभी पता चलता है प्रशांत, अभी बता रहा हूं मैंने आपको अभी एरर मैसेजेस नहीं दिखाए ना, अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अभी एरर आने दीजिए, बताता हूं मैं। ये क्लियर हो गया? दिस इज योर बाइट कोड फाइल। अब इसमें कोई भी गलती से मैनिपुलेशंस मत कर दीजिएगा। कुछ भी इसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट या जोड़ना घटाना कुछ नहीं है इस फाइल में। आपको कुछ भी आपने कर दिया तो जावा एक सिक्योर्ड लैंग्वेज है, जावा इस बाइट कोड को रन करने से मना कर देगी। सो मेक श्योर यू डू नॉट मेक एनी चेंजेस इन दिस फाइल। इसको चुपचाप बंद कर दीजिए। अब आ जाइए वापस अपने प्रॉम्प्ट पे। अब रिकॉल करिए, आपको प्रोग्राम को रन करना है। क्या कमांड है प्रोग्राम रन करने का? कमांड है जावा, और जावा के बाद आपकी उस क्लास का नाम जिसमें आपने मेन रखा है। हम लोगों ने मेन किस में रखा है? हमने मेन टेस्ट में रखा है। तो हमारे प्रोग्राम को रन हम कैसे करेंगे? हमारे प्रोग्राम को रन हम करेंगे बाय राइटिंग जावा टेस्ट। क्या होगा? जावा टेस्ट लिखकर एंटर स्ट्राइक करते ही आपको आपके प्रोग्राम का रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जो राइट नाउ है एक सिंपल सा मैसेज, हेलो। समझ आई बात? आया? ठीक है। अब पहला डाउट मैं आपका दूर करता हूं कि क्लास और प्रोग्राम का नाम अलग अलग रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, 100% रख सकते हैं। इमेजिन करिए मैंने अपने प्रोग्राम का नाम रखा भोपाल, सॉरी क्लास का नाम रखा मैंने भोपाल। ओके, और मैंने यहां पर अपना मैसेज टाइप करा जावा इज फन। ठीक, जब इस प्रोग्राम को मैंने सेव करा तो मैंने इसको सेव mp.java के नाम से करा। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, प्रोग्राम का नाम क्या रखा है मैंने? जल्दी जल्दी बोलिए अगर आप समझ पा रहे हैं तो। प्रोग्राम का नाम मैंने रखा है mp, राइट? प्रोग्राम इज नेम्ड mp.java। क्लास का नाम मैंने क्या रखा है? क्लास का नाम मैंने रखा है भोपाल, राइट? ये मेरी क्लास का नाम है। ये अब मैंने कोड लिखा है। क्या ये कोड वैलिड है, सही है? तो जवाब है बिल्कुल वैलिड है। हालांकि रिकमेंडेड नहीं है बट ये वैलिड है। आई रिपीट द वर्ड्स, रिकमेंडेड नहीं है बट ये बिल्कुल वैलिड है। अब आएगा अगला डाउट, फिर ये कंपाइल और रन कैसे होगा? तो अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। जब आप इस इट इज नॉट रिकमेंडेड, प्रदीप पढ़ो, बताता हूं अभी मैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, कंपाइल कैसे होगा? ये कंपाइल ये होगा जावा सी mp.java के नाम से होगा ना। कंपाइल हम प्रोग्राम के नाम से करते हैं ना। जल्दी जल्दी बोलिए, ये प्रोग्राम का नाम है ना, राइट? आप रिकॉल करिए, जब हम इसको रन करेंगे तो क्या रन भी एमपी के नाम से कर पाएंगे? क्या रन भी एमपी के नाम से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर एमपी के नाम से रन करेंगे तो आ जाएगी एरर।
राइट, क्योंकि रन करते वक्त आप प्रोग्राम का नाम नहीं देते हैं, रन करते वक्त आप मेन क्लास का नाम देते हैं। व्हाट इज द मेन क्लास? मेन क्लास इज भोपाल। तो रन कैसे करना पड़ेगा? रन करना पड़ेगा जावा भोपाल के नाम से, एंड देन आपको आउटपुट मिलेगा जावा इज फन। ठीक है, तो आप सोचिए एज अ डेवलपर आपको दो दो नाम याद रखने पड़े, हाँ या ना? रखने पड़े। एक याद रखना पड़ा एमपी, एक याद रखना पड़ा आपको भोपाल। इस दो दो नाम याद रखने के एफर्ट से बचने के लिए लोग ये प्रेफर करते हैं कि अगर क्लास का नाम भोपाल है तो प्रोग्राम का नाम भी रख दिया जाए भोपाल डॉट जावा। अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करिए, अगर इसका नाम भोपाल डॉट जावा ही होता, इमेजिन करिए इस सोर्स कोड का नाम आप भोपाल डॉट जावा देते, तो आप कंपाइल भी भोपाल डॉट जावा के नाम से करते? जल्दी बोलिए हाँ या ना, करते? है ना? और रन किस नाम से करते? रन भी आप भोपाल के नाम से करते। कितने नाम याद रखने पड़ते? एक ही नाम याद रखना पड़ता। बस इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि आप क्लास नेम और प्रोग्राम नेम सेम रखें। बाकी ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप अगर नहीं करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, बट कोशिश करिए कि आप ये ट्रेंड फॉलो करें जो नॉर्मली लोग फॉलो करते हैं। नहीं करना एरर है। हाँ, ये नहीं करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी दो दो नाम याद रखने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब इसको करके देखें। ये जो समझा है आपने, अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो नोटिस करिएगा, क्लास का नाम मेरा भोपाल है, प्रोग्राम का नाम मेरा mp डॉट जावा, मैंने इसको सेव करा है। वहीं पे बिन में मैं कंपाइल करूंगा जावा सी mp डॉट जावा के नाम से। कंपाइल करूंगा, ये कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करता हूं mp के नाम से। रन होगा? नहीं होगा, ढेर सारी एरर्स मेरे को मिलेंगी। नोटिस करिए ये सब क्या कह रही है जावा, ये सब आप आगे समझ जाएंगे जब आप जावा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ आ रहा है। जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक वर्ड आ रहा है एक्सेप्शन, आ रहा है ना। दिस डिनोट्स रन टाइम एरर। आपने अगर अपना सेकेंड लेक्चर इस बैच का मिस नहीं करा है तो मैंने आपसे कहा था जावा में एक्सेप्शंस मींस रन टाइम एरर। तो नोटिस करिए ये कुछ उससे रिलेटेड जावा आपको मैसेज दे रही है, बट इतना तो समझ में आ रहा है कि प्रोग्राम चल नहीं रहा है क्योंकि जावा को एमपी नाम की क्लास नहीं मिल रही है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आप याद करिए कि आपके प्रोग्राम में भोपाल था आपकी मेन क्लास का नाम, लिखिए जावा भोपाल, तब कहीं जाकर कोड रन होगा एंड यू विल गेट द आउटपुट जावा इज फन। यस विकास, एक्सेप्शन मींस रन टाइम एरर और एरर का मतलब सिंटेक्स एरर। समझ आ गया? दोनों का नाम अलग अलग रख के कैसे चलाते हैं। डाउट दूर। अब मैंने आपको मेन के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। लेट मी ओपन टेस्ट डॉट जावा अगेन, जरा उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं अपन। मैंने आपको सबसे पहले कहा था अगर मैं मेन के आगे से पब्लिक हटा दूं तो क्या ये कंपाइल होगा? जल्दी बोलिए। अगर मैं मेन के आगे से पब्लिक हटा दूं क्या ये कोड कंपाइल होगा? यस। नोटिस करिए जावासी टेस्ट डॉट जावा, लेकिन जब आप रन करेंगे तो जेवीएम साफ शब्दों में आपको बोलेगा कि उसे वो मेन नहीं मिल रहा है जो मेन उसे चाहिए। देखिए कितना क्लियरली जेवीएम आपको लिख के दे रहा है। क्या लिख कर दे रहा है? मेन मेथड नॉट फाउंड। एक बात, दूसरी बात वो आपको ये भी याद दिला रहा है कि उसे मेन कैसा चाहिए। नोटिस करिए वो आपको याद दिला रहा है प्लीज डिफाइन मेन मेथड एज, और बाकायदा पूरा डिक्लेरेशन मेन का वो आपको लिख कर दे रहा है। पब्लिक भी होना चाहिए, स्टैटिक भी होना चाहिए, रिटर्न टाइप वॉइड होनी चाहिए, नाम मेन होना चाहिए। अब आपने तीन बातें तो मानी है, स्टैटिक वॉइड मेन तो आपने करा है, बट आपने पब्लिक हटा दिया, जेवीएम ने कोड चलाने से मना कर दिया। पॉइंट क्लियर हुआ? हुआ, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा मैं पब्लिक लिख देता हूं, स्टैटिक हटा देता हूं, क्या होगा? कंपाइल होगा? यस, पुराना जवाब है। कंपाइल 100% होगा
रन नहीं होगा। जावा साफ बोलेगी आपने मेन को स्टैटिक नहीं करा है, स्टैटिक कीजिए तभी वो मेन को चलाएगी, वरना जेवीएम मेन को लोड ही नहीं कर पाएगा, कॉल ही नहीं कर पाएगा। थर्ड पॉइंट जो हमने समझा था, इनको हम चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक कर सकते हैं। जवाब था यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या अब ये कंपाइल और रन दोनों होगा? जवाब है हाँ, अब ये कंपाइल और रन दोनों होगा। ये हुआ कंपाइल और ये हो गया आपका कोड रन। स्टैटिक पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक दोनों अलाउड है। देन हमने डिस्कस करा था अगर हम यहाँ वॉइड ना लिखें तो क्या होगा? क्या अभी भी ये कंपाइल होगा, रन नहीं होगा? तो जवाब था अब ये कंपाइल भी नहीं होगा। गलत जवाब प्रदीप, अब ये कंपाइल भी नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था जावा में डिफॉल्ट रिटर्न टाइप जैसा कुछ नहीं होता है, मैंने कंपेयर करके समझाया भी था। मैंने कहा था सी लैंग्वेज में ऐसा मेन चलता है जिसके आगे कोई रिटर्न टाइप ना हो तो जवाब है चलता है, राइट। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऐसा मेन चलता है जिसके आगे कोई रिटर्न टाइप ना हो तो कुछ आईडीज में ये भी चलता है। लेकिन जावा लैंग्वेज में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जावा मेन की डिफॉल्ट रिटर्न टाइप देगी, कभी नहीं देगी। तो जावा बोलेगी ये क्या बनाया है आपने, फंक्शन या मेथड गलत स्टाइल में लिखा है। कोई भी मेथड जावा में बगैर रिटर्न टाइप के नहीं होता। किसके अलावा? किसके अलावा? कंस्ट्रक्टर के अलावा। कंस्ट्रक्टर जावा में होते हैं, यस। जब जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं होंगे उसमें? तो जावा भी मानती है कंस्ट्रक्टर बिना रिटर्न टाइप के बनेंगे, लेकिन बाकी सब में देनी पड़ेगी रिटर्न टाइप। आ रही है बात समझ? अब आप इस गलती को देखिए, अभी तक तो कंपाइलर कम से कम कंपाइल कर रहा था, अब वो भी नहीं करेगा। साफ देखिए, और जावा के एरर मैसेजेस कितने एग्जैक्ट होते हैं ये आपने नोटिस करा? देखिए आपको क्लियरली बता रही है एकदम सिंपल इंग्लिश में, रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड नंबर 1। ये भी चेक करिए वो लाइन भी बताती है जो आपसे गलत हो रही है, और लाइन में उस जगह पर इस सिंबल को भी देती है जहां पर आपसे मिस्टेक हुई है। ये देख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ मार्क करता हुआ एरो, इससे आपको पता लगता है कहां आपसे अपने प्रोग्राम के अंदर मिस्टेक हो रही है। तो जावा बता रही है मेन पे आपने गलती करी हुई है। क्या गलती करी हुई है? रिटर्न टाइप आपने मिस कर दी है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस करा था हम इसको सी डबल प्लस की तरह नहीं कर सकते क्या, कि यहाँ पर हम कर दें इंट मेन और लास्ट में हम लोग लिख दें सी प्लस प्लस स्टाइल में रिटर्न 0। वहां तो ऐसा हम करते हैं, टर्बो कंपाइलर पे भी चलता है, कोड ब्लॉक्स पे भी चलता है, एक्स कोड पे भी चलता है, सब पे चलता है। यहाँ फिर वही पुराना जवाब है मेरा, कंपाइल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कंपाइलेशन में नहीं आएगी, लेकिन रन करेंगे और जेवीएम बोलेगा मुझे वॉइड चाहिए, रिटर्न टाइप वॉइड चाहिए, मुझे रिटर्न टाइप इंट नहीं चाहिए मेन की। Why we not use Pradeep? Because language has been designed in such a way, जेवीएम को वैल्यू रिसीव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जावा जबरदस्ती वो एफर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दैट इज द रीजन जावा आपसे कहती है आप रिटर्न टाइप वॉइड ही रखें। सी में मेन रिटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट वॉइड होती है। मुनीब, ये डिपेंड करता है आप कौन से कंपाइलर पे काम कर रहे हैं। जो ओरिजिनल कंपाइलर्स हैं सी के पुराने, वो इंट लेते हैं, फिर बाद में चीजें बदली तो कुछ ने वॉइड लेना स्टार्ट करा। ओरिजिनल कंपाइलर मिस्टर डेनिस रिची की तरफ से जो डिजाइन करे गए थे वो इंट मानते थे। ओके, आगे बढ़ूं? यहां तक क्लियर हो गया? सारे कॉम्बिनेशन समझ में आ गए? ठीक है, ओके। तो अच्छा, दो तीन बातें और बाकी हैं, उनका भी क्लैरिफिकेशन हो जाए। ये मैंने स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS लिखा है, इस ARGS की जगह ए नाम चलेगा? क्या कहते हैं, चलेगा? ये कर देते हैं वापस वॉइड और यहाँ से रिटर्न 0 हटा देते हैं, चलेगा। कोई रोक टोक नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप आर्गुमेंट का नाम ARGS ही रखें, आप उसको जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो मैंने कहा जावा टेस्ट, अभी भी ये चलेगा। अच्छा, इन दोनों की जगह बदल सकते हैं, ARGS पहले और स्क्वायर ब्रैकेट बाद में लगा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। यही कारण था कि मैंने आपसे डिस्कस करा था जावा में मेन 4 तरीकों से लिखा जा सकता है, ये उनमें से चौथा तरीका हो गया। ये भी आपका सक्सेसफुली कंपाइल भी होगा, रन भी होगा। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा सकते हैं? नहीं, हटा नहीं सकते आप। हटा दिया अगर आपने तो फिर वही पुराना जवाब, कंपाइल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा।
विदाउट एनी प्रॉब्लम्स हो जाएगा। रन होगा नहीं होगा। जेवीएम को स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए ही चाहिए मेन के आर्ग्यूमेंट में। क्यों चाहिए? मैंने आपसे कहा था जब आप जावा में इनपुट लेना सीखेंगे तब आपको पता लग जाएगा वो स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है। बिल्कुल सही, वो स्क्वायर ब्रैकेट एरे का इंडिकेशन है। इसलिए जावा उस मेन को भी एक्सेप्ट नहीं करती। एग्जैक्टली बोलूं तो जेवीएम उस मेन को एक्सेप्ट नहीं करता जिसके पैरामीटर में स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग है। क्लियर हुआ? समझ आ रही है बात? हाँ, ARGS के पहले या बाद दोनों में आप कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। ओके। प्रेफर्ड क्या है? प्रेफर्ड है कि आप पहले लगाएं, ये प्रेफर्ड तरीका है। हाँ, और फिफ्थ टाइप भी मैंने आपसे कहा था। फिफ्थ टाइप क्या था? आप यहाँ 3 डॉट दें और फिर यहाँ ARGS लिख दें। आपको याद होगा ये 5वां स्टाइल था। एंड आई टोल्ड यू ये कब आया? ये 5वां स्टाइल आया जावा 5 ऑनवर्ड्स। ये जावा वर्जन 5 से इंट्रोड्यूस हुआ था, ट्रिपल डॉट वाला स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं वो भी मैंने आपसे शेयर करा था, ये भी हम आगे देखेंगे। इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, ये इसका नाम है। इसका क्या मतलब है वो सब आप आगे पढ़ेंगे। डोंट बॉदर, अभी बस वोकैबुलरीज देखते चलिए। हो गया क्लियर? सारे कॉम्बिनेशन समझ आ गए? पब्लिक स्टैटिक वाली लाइन में लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगता है, ऐसा क्यों? योगेश, हम मेन को डिफाइन कर रहे हैं। जब हम किसी मेथड को डिफाइन करते हैं तो सेमीकोलन नहीं लगाते। जब हम कॉल करते हैं तब सेमीकोलन लगाते हैं, राइट? तो क्या हम लोग मेन को कॉल कर रहे हैं? बताओ योगेश आप, आर वी कॉलिंग द मेन मेथड? नो, नॉट एट ऑल। वी आर डिफाइनिंग द मेन मेथड। तो हम कैसे सेमीकोलन लगा सकते हैं? और लगा दिया तो क्या होगा? अगर आपने लगा दिया यहाँ सेमीकोलन तो कंपाइलर दे देगा एरर। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू कंपाइल। कंपाइलर पूछेगा क्या है, आप सेमीकोलन भी लगा रहे हो, आप बॉडी भी दे रहे हो, कंफ्यूज हो रहा है वो बोल रहा है डिक्लेयर कर रहे हो कि बॉडी दे रहे हो, क्या कर रहे हो? इसलिए आपके लिए सेमीकोलन नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि आप मेन को डिफाइन कर रहे हो। क्लियर हुआ? और कोई डाउट, और कोई दिमाग में क्वेरी? नहीं? फिर आगे बढ़ूं, मैं अगले पॉइंट्स पे आ जाऊं। ठीक है, अब 3 सबसे कॉमन गलतियां जो मैंने बिगनर्स को, हाँ प्रिंट पे आ रहा हूं। प्रिंट की कहानी अभी कहाँ सुनाई है मैंने? जितना अभी तक पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो बताएं। क्लास का नाम, प्रोग्राम का नाम अलग हो सकता है, हो सकता है। पब्लिक स्टैटिक की जगह बदली जा सकती है, बदली जा सकती है। ARGS के नाम की जगह कुछ भी चलेगा, चलेगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप की जगह कुछ चलेगा, नहीं चलेगा। अगर चेंज कर दिया तो कंपाइल होगा लेकिन रन नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है सर मैं इसको इंट कर दूं, इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARGS कर दूं, तो क्या ये कंपाइल होगा? तो जवाब है बिल्कुल होगा। कंपाइल होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रन नहीं होगा। कंपाइल तो गौर करिए, ये तब भी हो जाएगा जब आप इसको सी जैसा मेन कर देंगे। सुन और समझ रहे हैं आप मेरी ये बात? सी जैसा मेन हो गया ना, वॉइड मेन, ये कंपाइल तब भी होगा। जावा को अभी भी आपसे कोई शिकायत नहीं है जहां तक सिंटेक्स की बात है, ये अभी भी कंपाइल होगा, लेकिन ये किसी हालत में रन नहीं होगा। गॉट इट? समझ आ रही है बात? तो जब भी आप जावा में कोड कंपाइल करें, आपको ये ध्यान रखना है, कंपाइल तो वो हो जाता है मेन आप कैसा भी लिख दें, बट रन होने के लिए जरूरी है इट शुड बी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। बताता हूं सदाक्षी, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे मैंने पेस्ट करा। अभी जो पढ़ा वो क्लियर है सबको? मेन को लेकर अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, दोनों। बस इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया क्यों लिखते हैं, ये आपको समझ में आएगा एक वीक बाद, जब बात होगी जावा में इनपुट लेने की। तब पता चलेगा ये स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS करता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है जावा में। बाकी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ूं? ठीक है, अब सुनिए 3 कॉमन गलतियां जो मैंने बिगनर्स को जावा में करते हुए देखा है। अगर आपने कोई लेक्चर मिस नहीं करा है तो मुझे बताइए, जावा में क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है? जावा में क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है?
तो मैंने देखा है सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं, स्ट्रिंग का एस का पहला लेटर एस स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, और अब जब आप इस कोड को कंपाइल करेंगे, ये कंपाइल भी नहीं होगा। ठीक है, और जब जब जावा में आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे या केस गलत लिखेंगे, जब जब आप जावा में स्पेलिंग गलत लिखेंगे या अपर लोअर केस की मिस्टेक करेंगे, जावा हमेशा आपके स्क्रीन पे एक एरर फ्लैश करेगी। अच्छे से उस एरर को दिमाग में लॉक कर लीजिए। आप पढ़िए, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो क्या एरर आएगी स्क्रीन पे? लिखिए चैट विंडो में क्या दिख रहा है। एरर आएगी कैन नॉट फाइंड सिंबल। जब भी आपको जावा में ये एरर दिखे, आप एक ही बात मानकर चलना कि आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक की है, क्लास के नाम को लेकर या अपर लोअर को लेकर। या तो आपने स्पेलिंग गड़बड़ कर दी है या अपर लोअर की मिस्टेक कर दी है। तो आप नोटिस करिए, मैं कोड कंपाइल कर रहा हूं और ढूंढिए ये एरर दिख रही है कहीं। सिंबल का मतलब जावा में इन सबको सिंबल बोलते हैं अपन। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कंपाइलर के वर्ड्स में सिंबल टेबल का पार्ट बनती है, इसलिए कंपाइलर बोल रहे हैं क्या है ये सिंबल मुझे समझ नहीं आ रहा। राइट, और नोटिस करिए वो आपको उस जगह पर हाईलाइट करके आप एरो मार्क भी कर रहा है, जो ये बता रहा है कि गलती आपसे इस लाइन पे हुई है। इज दिस क्लियर? है ना, तो पहली मिस्टेक आपकी ये है। दूसरी गलती जो आपसे जावा में हो सकती है, तो कभी भी क्लासेस के नाम लोअर केस में शुरू ना करें। दूसरी गलती जो आपसे जावा में हो सकती है वो ये कि आपने ब्रेसेस कम ज्यादा कर दिए। अगर आपने करली ब्रेसेस की काउंटिंग मिसमैच करा दी, पता होगा आपको सी के दिनों से जितने ओपनिंग उतने क्लोजिंग होनी चाहिए, है ना, सिंपल सा रूल है, पता होगा सभी को। जावा भी इस रूल को मानती है, जितने ओपनिंग उतने क्लोजिंग होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जावा आपको जो एरर देती है वो कुछ ऐसी आएगी, रीच्ड लिखा हुआ आएगा, रीच्ड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग, ऐसा करके स्क्रीन पे मैसेज आएगा। अब इतना लंबा मैसेज तो आपको याद नहीं रहेगा, आप बस ये वर्ड याद रखो। देख पा रहे हैं? समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है? पार्सिंग। जब भी ये वर्ड आए स्क्रीन पे, समझ जाइएगा गलती करली ब्रेसेस से रिलेटेड आपसे हुई है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सब बिगनर्स हैं और हर बिगनर ये कॉमन मिस्टेक्स कभी ना कभी करता ही करता है। और जितनी जल्दी आपको आपकी गलती समझ आएगी, उतना फ्लोलेसली आप अपने कोड को बना पाएंगे, है ना, उतना फ्लॉलेस होगा आपका कोड। इसलिए बेटर है अपनी मिस्टेक्स आप खुद ही ट्रैक कर लें। अब देखिए मैं इस कोड को कंपाइल करता हूं और वही एरर आएगी जो आपसे अभी मैंने डिस्कस करी। लिखा हुआ आएगा रीच्ड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। अब इतना बड़ा मैसेज पढ़ के समझ एकदम से नहीं आता है जावा क्या कहना चाह रही है। जो जावा आपको ये बताना चाह रही है कि जावा को ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस की काउंटिंग में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। समझ आया? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे आप बचिएगा। आगे बढ़ूं अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्योंकि आप सी जानते हैं तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। इमेजिन करिए मैंने इसी प्रोग्राम के अंदर एक मैसेज और लिखा, हेलो यूजर, और उसके नीचे मैंने एक और मैसेज लिखा, जावा रूल्स द वर्ल्ड। राइट, ये मैसेज मैंने टाइप करा, हेलो यूजर, जावा रूल्स द वर्ल्ड। इसके बाद मैंने कोड को करा कंपाइल। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जावा में CLR SCR नहीं होता है। सी जैसा CLR SCR नहीं है जावा में। तो कंसोल क्लियर करने के लिए कमांड क्या यूज करते हैं? CLS। ये डॉस का कमांड है ना। तो जावा में कोई CLR SCR जैसा फंक्शन या मेथड नहीं है जो आपके लिए कंसोल विंडो को क्लियर करे। तो जब भी आपको कंसोल क्लियर करना है CLS से करना है, जैसे मैं करता रहता हूं बीच बीच में।
अब आप इस कोड को जब कंपाइल करेंगे जावासी टेस्ट डॉट जावा और आप इसे रन करेंगे तो थोड़ा सा सरप्राइज होगा अगर आप सिर्फ सी जानते हैं तो। क्योंकि आप सिर्फ सी जानते हैं, मैं ये मानकर चल रहा हूं, सरप्राइज आपको ये मिलेगा कि आपका जो सेकंड वाला मैसेज है जावा रूल्स द वर्ल्ड, वो आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली ऑन नेक्स्ट लाइन। वो आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली ऑन नेक्स्ट लाइन। तो जवाब या सवाल दिमाग में नहीं आता है ये अपने आप नेक्स्ट लाइन पे कैसे चला गया, क्योंकि हमने तो सी में पढ़ा है कंसोल पे अगर लाइन चेंज करनी पड़ती है तो बैक स्लैश एन लगाते हैं। यहाँ तो हमने कोई बैक स्लैश एन लगाया ही नहीं है, तो ये अपने आप नेक्स्ट रो पे कैसे पहुंच गया। इसका जवाब ये है कि जो जावा में आपने प्रिंट एलन मेथड यूज करा है, प्रिंट एलन मेथड ये करता है दो काम। ये जो प्रिंट एलन मेथड है इसका जावा में डबल रोल है। पहला काम ये करता है मैसेज को डिस्प्ले करना, इसका पहला काम है मैसेज को आउटपुट करना, और इसका दूसरा काम है मैसेज आउटपुट करने के बाद ये अपनी तरफ से एक न्यू लाइन भी ऐड कर देता है। इसीलिए तो गौर करिए इसके नाम में एल एन लगा हुआ है। ये एल एन यही बताता है कि ये एक न्यू लाइन ऐड करने का काम करता है। सो प्रॉब्लम ये है कि जो आपका पहला वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, पहला वाला मतलब हेलो यूजर वाला, वो एक्चुअल में दो काम कर रहा है। वो हेलो यूजर भी लिख रहा है, वो हेलो यूजर भी लिख रहा है, और हेलो यूजर लिखने के बाद क्या कर रहा है, जल्दी बताइए। हेलो यूजर लिखने के बाद ऑटोमेटिकली कर्सर को शिफ्ट कर दे रहा है ऑन नेक्स्ट रो। तो ये जो जावा रूल्स द वर्ल्ड है ये नेक्स्ट रो पे क्यों आ रहा है? जावा रूल्स द वर्ल्ड नेक्स्ट रो पे इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका पहला वाला मेथड है प्रिंट एलन, एंड बिकॉज दिस इज प्रिंट एलन, इसने दो काम करे, हेलो यूजर प्रिंट करा और कर्सर को शिफ्ट कर दिया एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट रो। बताएं समझ आई बात? ठीक है। अब अगर आपको ये लगता है सर नहीं चाहिए मुझे न्यू लाइन, तो व्हाट इफ आई डोंट वांट दिस न्यू लाइन? तो अगर आपको न्यू लाइन नहीं चाहिए तो जावा के पास एक और मेथड है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है प्रिंट। पूरा कॉल कैसे देते हैं? पूरा कॉल देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब जब आप इस कोड को रन करेंगे तो नोटिस करिए हेलो यूजर और जावा रूल्स द वर्ल्ड दोनों मैसेज आपको मिलेंगे सिंगल रो के अंदर। तो अब अगर आपने रन करा यू विल गेट हेलो यूजर जावा रूल्स द वर्ल्ड एंटायर लाइन displayed on the same output row। अब अगर आपको लगता है सर अब अगर न्यू लाइन लाना हो, तो मुझे अपनी तरफ से न्यू लाइन लानी हो, तो जावा भी आपको बिल्कुल सी सी प्लस प्लस की तरह एस्केप सीक्वेंसेस यूज करने देती है। कौन कौन से एस्केप सीक्वेंसेस जावा समझती है? जावा समझती है चार एस्केप सीक्वेंस। कौन कौन से चार हैं? जावा अंडरस्टैंड्स बैकस्लैश एन, जावा अंडरस्टैंड्स बैकस्लैश टी, जावा अंडरस्टैंड्स बैकस्लैश आर, जावा अंडरस्टैंड्स बैकस्लैश बी, और जावा फिलहाल सपोर्ट नहीं करती है बैकस्लैश ए को। याद है आपको बैकस्लैश ए क्या करता था? रिमेंबर, बैकस्लैश ए से साउंड जनरेट होती थी, बीप साउंड, है ना? वो अनफॉर्चुनेटली जावा सपोर्ट नहीं करती है, बाकी जावा ये चारों करती है सपोर्ट। बैकस्लैश एन इज फॉर न्यू लाइन, बैकस्लैश टी इज फॉर टैब। सी में बैकस्लैश ए होता है बट साउंड नहीं आती है। टर्बो में मुनीब ऐसा होता है, लेकिन अगर आप कोड ब्लॉक्स में करेंगे तो आएगी। कोड ब्लॉक्स में ट्राई करिएगा, साउंड सुनाई देगी आपको। ओके। बैकस्लैश आर क्या करता है? आयुष का डाउट है। बैकस्लैश आर कर्सर को करंट रो की बिगनिंग पे ले आता है। ओके आयुष, बैकस्लैश आर को बोलते हैं कैरेज रिटर्न, और ये कर्सर को पुल कर लेता है करंट रो की बिगनिंग पे। तो फिलहाल मैंने हेलो यूजर के बाद लगाया हुआ है बैकस्लैश एन। अब क्या होगा? अब अगर आप इसको रन करेंगे तो आउटपुट एक रो में आएगा कि दो रो में? वेरी गुड, आउटपुट आएगी। आउटपुट के मैसेजेस आएंगे दो अलग अलग रो में। तो अब आप नोटिस करिए मैंने इस कोड को रन करा तो मुझे मिला हेलो यूजर फर्स्ट रो में और जावा रूल्स द वर्ल्ड सेकंड रो में। अच्छा, बैकस्लैश टी भी चलेगा? अगर मैं जावा के बाद बैकस्लैश टी दे दूं
रूल्स के बाद बैकस्लैश टी दे दूं, द के बाद बैकस्लैश टी दे दूं, बिल्कुल चलेगा। अब आप देखेंगे जावा रूल्स द वर्ल्ड पूरा आपको मिलेगा एक एक टैब कॉलम के अंदर। आ रहा है नोटिस में? एस्केप सीक्वेंसेस समझ आ रहे हैं? ठीक है, अब एक और जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं जावा में और न्यू लाइन अपन कैसे ला सकते हैं, एक तो आपने देखा बैकस्लैश एन से आप ला सकते हैं, एक आपने देखा आप मैसेज लिखते हैं तो अपने आप न्यू लाइन आ जाती है। और क्या तरीका है न्यू लाइन लाने का? यस, डबल कोट प्रिंट करने का तरीका आयुष सी जैसा ही है। दूसरा तरीका न्यू लाइन लाने का है, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को बिना किसी आर्गुमेंट के कॉल कर लें। आई मीन अगर जावा में आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं और आप उसे कुछ भी नहीं देते हैं, यू पास नथिंग। अब क्योंकि आप सबने प्रोग्रामिंग करी हुई है तो ये क्या हुआ, अगर हम कुछ पास नहीं करते हैं तो हम बोलते हैं हमने इसे कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, यही बोलते हैं ना। पैरेंथेसिस में जो लिखते हैं उसे आर्गुमेंट ही तो बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, राइट? तो हमने प्रिंटलन को कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, तो जब हम प्रिंटलन को कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे तो प्रिंटलन अपना बेसिक काम करेगा बस। क्या है उसका बेसिक काम? उसका बेसिक काम है कर्सर को नेक्स्ट रो पे पहुंचाना। अब क्या आएगा आउटपुट? आउटपुट आएगा हेलो यूजर एंड जावा रूल्स द वर्ल्ड ऑन नेक्स्ट लाइन। इज दिस क्लियर? ठीक है, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन जो बहुत सारी कंपनीज पूछती हैं और अधिकतर स्टूडेंट्स उसका बस एक ही जवाब देकर आते हैं। कंपनी पूछती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंटलन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। सबको एक डिफरेंस तो पता ही है ना? प्रिंटलन के बारे में लिखते हैं ये जनरेट करता है न्यू लाइन, और प्रिंट कोई न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है ना? ध्यान दीजिएगा, यहां लिखते हैं जनरेट्स न्यू लाइन, या अपन बोलते हैं डज नॉट जनरेट एनी न्यू लाइन। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, और वो डिफरेंस आपको अब दिखेगा। आपने देखा मैंने प्रिंटलन में कुछ भी पास नहीं करा था तो प्रोग्राम ने बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन जनरेट कर दी थी, है ना, और कोड चल गया था। अब मैं आपसे पूछता हूं मैं प्रिंट को अगर कुछ ना दूं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन अगर मैं प्रिंट को कुछ भी ना दूं? तो इसका जवाब है अगर आपने प्रिंट को कुछ भी नहीं दिया तो जावा दे देगी एरर, नहीं नथिंग नहीं, जावा दे देगी एरर। ध्यान से देखिए, आ रही है सिंटेक्स एरर? इसका मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखेंगे सेकंड डिफरेंस? इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड डिफरेंस आप बोलेंगे ये हमेशा आर्ग्यूमेंट मांगता है, ऑलवेज एक्सेप्ट्स आर्ग्यूमेंट्स, यानी ये नॉन पैरामीटराइज नहीं चलता। और प्रिंटलन वर्क्स विदाउट आर्ग्यूमेंट ऑल्सो, वर्क्स विदाउट आर्ग्यूमेंट ऑल्सो। याद रखिएगा ये दो डिफरेंसेस। प्रिंट बिना आर्ग्यूमेंट के नहीं चलता, जावा दे देती है एरर, जबकि प्रिंटलन आर्ग्यूमेंट के बिना भी चलता है और अपना बेसिक काम करता है। क्या है उसका बेसिक काम? उसका बेसिक काम है न्यू लाइन जनरेट करना, तो वो इतना तो कर ही देगा आपके लिए। यस, वो तो प्रिंट भी ओवरलोडेड है विवेक, ओवरलोडेड प्रिंट और प्रिंटलन दोनों है। ओके, क्लियर हो गया? चलिए अब इतने का आप प्रैक्टिकल करिएगा। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होगा सर प्रिंटलन में? नहीं, डिफॉल्ट नहीं होता कुछ। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नाम का जावा में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट? प्रिंटलन विदाउट आर्गुमेंट भी अवेलेबल है, लेकिन प्रिंट विदाउट आर्गुमेंट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आप डबल कोट दे देंगे चल जाएगा, वो एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा ना। इसे बोल रहे हैं डबल कोट्स में कुछ भी पास नहीं करना, है ना? चलाइए, ये एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा, आउटपुट आपको अभी भी मिलेगा सेम एक रो में। क्लियर? आपने स्पेस नहीं दी ना, स्पेस दी होती तो जरूर यहां स्पेस आती यूजर और जावा के बीच में, या मैंने कोई स्पेस नहीं दी ना। हो गया क्लियर? अब अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा टाइप्स। ओके, क्लियर?
चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वेंसडे। बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। डेज चेंज नहीं हो रहे अनस, डेज बढ़ रहे हैं। डेज चेंज नहीं होंगे आपके। आपका डे एक बढ़ गया है संडे, वो मैंने लास्ट लेक्चर में अनाउंस कर दिया था। ठीक है, ये हो गया सेकंड। मैं फ्राइडे बता दूंगा संडे का टाइमिंग विकास। ठीक है, फ्राइडे आप लोग आओगे ना, फ्राइडे आई लेट यू नो द टाइमिंग फॉर संडे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। मुनीब धीरे धीरे हो जाएंगे, 2 डेज नहीं भी हुए तो आवर्स और बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।